हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। आज मैं एक नया सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसमें एक नए सीयूटी टॉपर को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, जिनका नाम है ऋषि। और इन्होंने अपने सीयूटी एग्जामिनेशन में 788 आउट ऑफ 800 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जो है वो स्कोर किया है। तो इस पूरे के पूरे सेशन में उनकी जर्नी को हम जानेंगे, उनको कैसा फील हो रहा है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंप्लीट किया, ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ऋषि, सबसे पहले तो आपका सुपर ग्रेड्स पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ओके, सो ऋषि राज, एक बात बताओ कि कैसा लग रहा है, मतलब कि 788 आउट ऑफ 800, जब तुमने सीयूटी की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट करी थी, उस टाइम पर तुमने कभी सोचा था क्या कि आप जो है वो 788 यहाँ पर स्कोर करोगे, है ना? तो कैसी फीलिंग है? सर, शुरू जब किया था सीयूटी की प्रिपरेशन तब तो 800 एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जिस कॉलेज में मेरे को जाना है वहां का 800 799 के नीचे उस तरह का कट ऑफ नहीं आता कॉलेज का। तो मैंने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि 800 आएगा। बट इंग्लिश के एग्जाम की वजह से थोड़े मार्क्स वो हुए, बट तब भी सेटिस्फाइड जितना आया है 788 से। सो ऋषिराज, मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे दो। ठीक है, आप मुझे आपके बारे में, तो आपका नाम तो पता ही है कि आपका नाम ऋषिराज शर्मा है। आप कहाँ से हो, ये बता दो। आपका ट्वेल्थ में जो है वो कितना स्कोर था, कितने परसेंटेज थे, वो बता दो। और आपका सीयूटी में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट थे और कौन कौन सा लैंग्वेज था, ठीक है, उसमें आपने कितना स्कोर किया, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप शेयर कर दो। Hello everyone, I'm from Shahdol, Madhya Pradesh, and I scored 93% in my 12th grade. और मेरे सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश लैंग्वेज। सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में मेरा स्कोर 200 और 200 था, और इंग्लिश लैंग्वेज में 180। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड ये रहती है कि सर, आप जिस स्टूडेंट का यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, उनके डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से थे, इसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देना। तो एकदम जो कन्वेंशनल डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने सबने कभी ना कुछ पढ़ा हुआ है या हम उसके बारे में जानते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट में 200 में से 200 नंबर हैं। और 188 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं। दो क्वेश्चन गलत हो गए, कितनी बार सपने में आए? सर, वो तो जब एग्जाम दे के आया था तभी मेरे को पता चल गया था। वो ऐसे क्वेश्चंस थे, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। तो मेरे को पता था इनको चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक है, ये गलती मेरी है। ठीक तो है। वो रिग्रेट तो हुआ जब तक एग्जाम चले 18 तक, जब तक पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम नहीं हुआ तब तक वो रिग्रेट तो रहा दिमाग में कि यार अब इंग्लिश का एग्जाम खराब गया है, तो शायद अब जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। बट जब पता चला कि अच्छा, शायद सबका ही कट ऑफ नीचे के साथ सभी का एग्जाम खराब गया है, तो शायद कट ऑफ ही नीचे जाएगा, तो थोड़ी तसल्ली होगी, तो थोड़ा रिग्रेट कम हो गया उसके बारे अच्छा, अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट है जिसके तीन सब्जेक्ट में 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर इन फ्यूचर है और वो ये चाहता है कि चौथे सब्जेक्ट में, जो कि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसमें भी 200 आउट ऑफ 200 आए, तो तुम्हारे लिए क्या, तुमने अपनी इस गलती से क्या सीखा, और तुम अपने अपकमिंग जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे कि कैसे ये 188 मार्क्स जो है वो 200 हो सकते थे? सर, मैं इंग्लिश की तो गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश, जब मैंने सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इंग्लिश को शुरू में इतना स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ा था। मैं बहुत लीनियंट वे में पढ़ रहा था, और जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए थे तभी मैंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अगर शायद मैंने इंग्लिश पहले से पढ़ना स्टार्ट किया होता तो शायद वो दो क्वेश्चंस का गैप फिल हो सकता था। तो ये रिग्रेट है। ठीक है, तो जो जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस थे जो तुमने अटेम्प्ट नहीं किए थे, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि उन 10 क्वेश्चंस में से अगर मैं कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता या दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता तो मेरा सही हो सकता था? वो जबरदस्ती मैंने ये हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, हाँ, वो वही हुआ है। वो मैं, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम था तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अचानक से चार थे, तो सब एकदम पैनिक हो गए। 45 मिनट्स में पेपर होना था, उसमें भी जो मिसमैनेजमेंट हुआ, तो वो पैनिक के कारण जो क्वेश्चंस अच्छे से बन सकते थे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और जो नहीं अच्छे, जो जिसपे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था उसको मार्क करके आ गया। सो गाइज, यहाँ से एक लर्निंग ये आई है कि अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो उस टाइम पीरियड पर जो आपका चॉइस होगा क्वेश्चन का, जो आप अपने पेपर में अटेम्प्ट करोगे,
वो आपको बहुत आसानी से जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऋषिराज, 788 स्कोर जो है आज के टाइम पीरियड पर, जो हम आसपास अपने माहौल देख रहे हैं, बाकी लोगों के स्कोर देख रहे हैं, तो उनको देखकर तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कॉलेज जो है वो मुझे मिल जाएगा, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज को चाहते हो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा जिसके स्कोर होंगे या तो उसका 794 स्कोर होगा या तो 800 स्कोर होगा, ठीक है। और हर कॉलेज में काफी सारी सीट्स होती हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा। सीयूटी की प्रिपरेशन जो तुमने यहाँ पर करी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, मैंने आपको अपनी इनिशियल क्लासेस में भी देखा, बाद की क्लासेस में भी देखा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीयूटी की अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहता है तो कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, कि भैया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तुम्हारे अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स क्या हैं, कि अगर इन पॉइंट्स को गो थ्रू किया जाए, इन प्रोसेस को अगर अडॉप्ट किया जाए, तो डेफिनेटली तुम सीयूटी एग्जामिनेशन में सक्सीड होगे। सर पहली बात तो एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू से एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना चाहिए, वो सबसे मेन बात है। और दूसरी बात कि शुरू में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर अभी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है अगले साल के लिए, 2025 के लिए, तो पहले तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। पहले तो 1-2 महीने शुरू के जब आपका लर्निंग फेज होता है तो अभी से एकदम मगअप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो जब तक आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप ऊपर इमारत नहीं बना सकते। तो फाउंडेशन जो बेस होता है वो उसको स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर डेली कर पाते हैं तो डेली तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वीकली रिवीजन कर पाते हैं, अगर आप मंथली रिवीजन कर पाते हैं, लेकिन वीकली ज्यादा अच्छा होता है। वीकली रिवीजन अगर आप करते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको याद नहीं हो पाते हैं जब तक आप रिवीजन वीकली नहीं करते हैं। और अब रही बात फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स के साथ बहुत डिलीजेंटली डील करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप लास्ट मोमेंट पे जाके सारे फैक्ट्स याद करेंगे तो आपको बगअप नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप शुरू से ही सारे फैक्ट्स को लेकर और फैक्ट्स के पीछे समझेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप सिर्फ अगर कोई डेट दी हुई तो आप सिर्फ उस डेट को रट नहीं रहे, आप उसके बारे में अगर जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, जब मैंने कहा, तो वो आपको फिर वो समझ भी नहीं आता। तो ये कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है, ह्यूमैनिटीज के लिए। तो तुमने यहाँ पर मेनली जो है वो अपना कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, कि भैया एनसीईआरटी को बेसिस मानकर यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, है ना, यू हैव टू डू वीकली और मंथली क्विक रिवीजंस, ताकि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड अच्छे से कर सको और अपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इनहेंस कर सको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक एनालिसिस, इन सब की इंपॉर्टेंस आपके अकॉर्डिंग क्या है? सर बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो लास्ट का जो रिवीजन टाइम होता है, मैंने खुद देखा है कि जब हम जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स कराते थे सारे, तो हम जो मॉक्स होते थे तो हमको ये लेवल पता चल जाता था कि अच्छा पिछले साल एनटीए ने इस लेवल के क्वेश्चन इस लेवल तक, कहीं भी कोई एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है बुक में, उसके अंदर का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हम जब पहले रीड करते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हमें लगता है कि इससे क्या ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब जब तक आप मॉक्स नहीं करते हैं, जब तक मॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट फिर आपको समझ में आता है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि 45 मिनट्स, हाँ 45 मिनट में तो हो ही जाएगा पेपर, लेकिन जब तक आप मॉक करने नहीं बैठते तब आपको समझ आता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चंस का सिलेक्शन, जिसमें मेरी गलती थी है, तो वैसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना उस 45 मिनट्स के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ सर। ठीक है, सो मेनली मॉक टेस्ट, उनका रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो भी यहाँ पर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ऋषिराज, जैसे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब अगर हम किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी को देखेंगे, तो तुमने जिन जिन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, या जो जो पॉइंट्स तुमने बताए, सब लोग उसी तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। मेथड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुपर ग्रेड्स पर आपने अपने सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए एनरोलमेंट करी, रेगुलर क्लासेस करी, अपने बोर्ड्स को दिया, उसके बाद सीयूटी की क्लासेस यहाँ पर करी, हमने आपको एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया।
है ना, जिसमें हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया आपको, है ना, हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए, रिवीजन क्लासेस कराई, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमने प्रोवाइड किया। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमने आपको प्रोवाइड किया, इससे आपको क्या हेल्प मिली? और आपको क्या लगता है कि इस इकोसिस्टम के थ्रू कोई भी कैंडिडेट अपने अपकमिंग सीयूटी एग्जामिनेशन में सक्सीड हो सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि जो ये इकोसिस्टम होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जैसे कि अगर क्लासेस हो रही है, डेली क्लासेस हो रही है, तो जब तक मोटिवेशन तो एक चीज होती है, लेकिन क्लासेस अगर आप रोज करते हैं और उस लेवल की जब आप लोग क्लासेस लेके आते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे पता है कि कितनी अच्छी क्लासेस होती हैं। जो ह्यूमैनिटीज की, एटलीस्ट ह्यूमैनिटीज की तो मैं वाउच कर सकता हूँ। ह्यूमैनिटीज की हो गई, इंग्लिश की हो गई, तो वो उस लेवल की क्लासेस होती है और फिर आपसे फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या फीडबैक, अगर आपको कुछ इनपुट डालना हो तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मेरे लिए तो सुपर ग्रेड्स बहुत, आई कांट इमेजिन कि बिना सुपर ग्रेड्स के मेरे इतने आ सकते हैं। या फिर मैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक एटमोसफियर मिल जाता है जब आपको पता चलता है कि अच्छा, आप किस लेवल पे हो, आपके साथ के बच्चे भी हैं वो भी किस लेवल पे हैं, तो आपको एक कंपटीशन भी मिलता है, लेकिन एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है जो कि आई थिंक बहुत नेसेसरी होता है। हमने जो आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए हैं, तो उन मॉक टेस्ट में आपका जैसे लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो आपने जो फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पर दिए हैं, उन फुल लेंथ मॉक्स में आपका एवरेज स्कोर लगभग कितना रहता रहा होगा? सर एवरेज स्कोर मेरा एक दो क्वेश्चन गलत होता ही था। ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरा गलत होता ही था, और तो लेकिन वो, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था, क्योंकि आप लोग ने ऐसी प्रिपरेशन कराई थी कि मैं बहुत, जितना पढ़ा है उतना तो बेस स्ट्रांग है, लेकिन उससे ज्यादा भी अगर कहीं से एनटीए ने कुछ पूछ लिया तो उस लेवल की तैयारी कराने के लिए मॉक्स इंपॉर्टेंट थे। तो मेरा तो ऐसा होता था कि हाँ, एक क्वेश्चन तो गलत हो जाता था। जो पूरा 200 स्कोर है वो मॉक में मिलना जरूरी, मिलता नहीं था, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं कि वो मिलना ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद गलतियां नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे आपको और इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो, अब आई थिंक दैट इज कितने मॉक लगाए होंगे टोटल पॉलिटिकल साइंस के? इम्पोर्टेंट। बहुत मॉक्स लगाया आई थिंक, अभी आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन क्योंकि मैंने शुरू से मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दिया जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था सुपर क्रेडिट्स का, तभी से मैंने मॉक्स धीमे धीमे पिछले साल की और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते ही रहता था। और एक लिस्ट भी बना रखी थी कि किस मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या स्कोर है, तो उससे ये भी समझ आता था कि अच्छा, अब थोड़ा और बेटर करना है। अब दो क्वेश्चन गलत हुए तो शायद अब अगली बार ट्राई करेंगे कि सिर्फ एक ही गलत हो, अगली बार ट्राई करेंगे कि अब गलत ही ना हो। तो वो उसका काउंट बताना तो मुश्किल होगा क्योंकि ठीक है। बहुत सारी थी। ओके, सो जैसे हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप कोई मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो या कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो, अगर आपके मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहे हैं उससे ज्यादा अगर आपका स्कोर आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में आया, तो इसका मतलब है कि आप सही मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर लगा रहे थे। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर ज्यादा है और एक्चुअल एग्जामिनेशन में स्कोर कम है, अगर मैं आपकी एरर्स को, ह्यूमन एरर्स को अगर यहाँ पर अभी कंसीडर नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप मॉक सही नहीं लगा रहे थे। तो आपके हिसाब से ये हो गया कि भैया मेरे नंबर मॉक में जो है वो कम आते थे, लेकिन एक्चुअल पेपर में मैंने पॉलिटिकल साइंस में पूरा स्कोर यहाँ पर कर लिया। ठीक है, मान लीजिए कि आपके इस सेशन को बहुत सारे अपकमिंग तुम्हारे जूनियर्स यहाँ पर देख रहे हैं, और मैं एक जनरली यहाँ पर ये बोलना चाहूँ कि देखिए, इन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो, कुछ टिप्स बता दो। ये लोग सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ, तो क्या कुछ पॉइंट्स आप इनको यहाँ पर बताने वाले हैं? सर पहली बात तो कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करें, पहले आप एक दो बार तो एनसीईआरटी रीडिंग करो, एनसीईआरटी को तो छोड़ो मत। अगर आप कोई और बुक ले भी रहे हो सपोज, तो एनसीईआरटी तो पहले आपको थरो होनी चाहिए एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी लो और फिर अपने, जब एनसीईआरटी आपने एक बार रीडिंग कर ली तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। जरूरी नहीं है कि लंबे लंबे नोट्स बना, लंबे नोट्स बना उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ये होती है क्योंकि ये बाद में आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करता है उसके टाइम। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको एक राइटिंग का जो जिस्ट होता है वो नहीं मिल पाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, और फिर जब
ये सब आप इस फेज से निकल जाते हैं जब आपने नोट्स बना लिए, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, वीकली रिवीजन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेन आता है जब अगर आपके फॉर एग्जाम्पल प्री बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेगुलर मॉक्स लगाने पड़ेंगे। जो बोर्ड्स के होते हैं वो आपको रेगुलर मॉक्स लगाने पड़ेंगे। किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या होता है, एक्चुअल में लेवल का क्या होता है, और हम किस लेवल पे अभी लाए कर रहे हैं। और फिर जब आप और ये जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो सीयूईटी ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में मेन गोल तो सीयूईटी है। तो उसके लिए अब सीयूईटी में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन फैक्चुअल ह्यूमैनिटीज के लिए एटलीस्ट। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ जो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे कि अगर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपका कॉन्सेप्ट को देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। पर आपने रटने से आपका जरूरी नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर जब आप रिवीजन के फेज में आते, जब आपका बोर्ड्स के जस्ट पहले आता है या फिर जब बोर्ड्स खत्म हो जाए, फिर आप सीयूटी के लिए एकदम प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी जो मॉक्स होते हैं, जो रेगुलर मॉक्स, रेगुलर प्रीवियस ईयर पेपर्स, और प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्लास लगाते थे सर, तो हम लोग किस लेवल के, हम लोग, हमको पता है कि हम एक्सपेक्ट करके जाते थे कि अच्छा इतना इतना आता होगा, इतने से ज्यादा क्या ही आता होगा। लेकिन फिर जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कराते थे तब समझ में आता था कि नहीं, अभी भी हम थोड़ा लाए कर रहे हैं पीछे, अभी भी हमको इतना, ये इधर से भी आ सकते हैं, शायद ये टाइमलाइन से भी क्वेश्चन आ जाए, शायद इस बॉक्स में कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इधर से भी क्वेश्चन आ जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने। तो उसको एनसीईआरटी के किसी भी लाइन को छोड़ना, आई डोंट थिंक वो है। आपको हर लाइन से थोरो होना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप उसको रटें, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर एक लाइन से थरो होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फैक्ट किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से रिलेटेड। जब तक आप एनसीईआरटी से थरो नहीं होंगे तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। सो ऋषिराज ने काफी सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही स्टेप में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में यहाँ पर बता दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चीजों को आप ध्यान में रख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जो भी चीजें मैं अपनी क्लासेस में भी यहाँ पर बताता हूँ, है ना, ऋषिराज जब उन पॉइंट्स को यहाँ पर बता रहा है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही पॉइंट्स मैं अपनी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को बताता हूँ। जैसे आपने टेबल प्रिपेयर करी कि कौन से मॉक में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, है ना, बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने डिस्कशन किया। अब पेपर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कौन से कॉलेज में जाना है, हिंदू कॉलेज सर, कौन से कोर्स करना है? पॉलिटिकल साइंस। देखो एकदम क्लियर कट अप्रोच है कि सर पॉलिटिकल हाँ साइंस करना है और हिंदू कॉलेज में जाना है। और लास्ट टाइम पे लगभग 791 92 कट ऑफ था आई गेस, हाँ, लगभग। जनरल का तो 794 के अराउंड सब ठीक है, कुछ। 794 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ था। और लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के 800 आउट ऑफ 800 भी यहाँ पर थे। इस बार तो बहुत ही कम लोग हैं, है ना, 790s में ही बहुत सारे कम लोग हैं। तो आपके तो केवल दो ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको हिंदू कॉलेज पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो ऋषिराज ये काफी अच्छा इंटरेक्शन था आपके साथ और बहुत ही फ्रूटफुल आपने डिस्कशन यहाँ पर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट यहाँ पर इस सेशन को देखेगा उसे डेफिनेटली जो है वो कुछ हेल्प मिलेगी। मेरे क्वेश्चंस में हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, है ना, आप कुछ बताने के लिए आए हो या आप, मैंने उस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं आप नहीं बता पाए, तो आई एम गिविंग यू वन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके मन में कुछ है और आप चाहते हो कि ये चीज हमारे जूनियर्स को पता होनी चाहिए या आपकी प्रिपरेशन जर्नी की कोई टिप जो आप बताना चाहते हैं तो आप उसे बता सकते हैं। सर अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट अगर इसको देखता है, तो आई थिंक, क्योंकि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बता सकता कि ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर ज्योग्राफी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ज्योग्राफी में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा स्टेटिस्टिक है। तो उसको, वो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको याद करने में। तो उसको सबसे अच्छा तरीका होता है याद, जो मैंने लास्ट के टाइम में रियलाइज किया,
क्या होता है कि आप अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं, अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट पे जाएं और अगर आप उसके अराउंड एक फ्लो चार्ट बना के याद करते हैं और एक्टिव रिकॉल करते हैं, और एक्टिव रिकॉल ऐसी चीज होती है जो पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत हेल्प करती है, जो हिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करती है। आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप एक A4 पेज लेके बैठे और आपके मन में जो भी उस चैप्टर के बारे में आ रहा है, वो चाहे आप टाइमलाइन के हिसाब से बनाए, जैसे कि अगर हिस्ट्री में बात करूं, जो नेशनल मूवमेंट वाला चैप्टर है, महात्मा गांधी वाला, अगर आप उसको लेके, अगर आपने ये सोचा कि आज मैं इस चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में वो पूरा टाइमलाइन बैठा होना चाहिए कि अच्छा इस डेट को महात्मा गांधी आए थे इंडिया में, और जो इनका पूरा जर्नी था, ये लेके 1947 तक का जो पूरा जर्नी था, वो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो आप वो तभी होगा जब आप एक्टिव रिकॉल करते हैं। एक्टिव रिकॉल जो होती है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप उसको कॉपी मत देखिए, बुक मत देखिए, कुछ मत देखिए, आपके दिमाग में जो 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 आता जा रहा है आप उसको लिखते जाइए, और फिर उसको वापस चेक करिए कि आप कहाँ पे मिस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ह्यूमैनिटीज की, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स रिवाइज करने पड़ते हैं, और ये फैक्ट्स रिवाइज करने के लिए एक्टिव रिकॉल मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। तो ऋषिराज ने एक्टिव रिकॉल के बारे में यहाँ पर चीजें बताई हैं, और आप इन सब चीजों को अपनी लाइफ में जो है वो जरूर जोड़िए, है ना। आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप कोई दूसरी चीज यहाँ पर सोच सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो ऋषि, ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था, है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। प्रेशियस टाइम, और काफी सारी चीजें तुमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर बताई। और गाइज, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करके आप अपने सीयूटी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली सक्सीड होंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली यहाँ पर मिलती रहे। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।